नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। उपनल कर्मियों के मुद्दों पर चर्चा संभव। उत्तराखंड कांग्रेस को मिली नई टीम, गणेश गोदियाल बने प्रदेश अध्यक्ष। हरक और प्रीतम सिंह को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी, 27 नए जिलाध्यक्षों की घोषणा। वन आर्ची परीक्षा 2013 की फिर से होगी जांच, सीएम धामी ने दी मंजूरी। आरोपी सेवानिवृत्त आईएफएसएच के सिंह के खिलाफ जांच कराने के आदेश। चमोली में तेज रफ्तार बाइक पिकअप में घुसी, हादसे में 2 बच्चों की मौत, 2 दोस्त घायल। रामलीला देखने जाते समय हुआ हादसा। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कोहरा, पहाड़ी जिलों में छाए बादल। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड, शुष्क बना रहेगा मौसम। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक है, जिसमें उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। बता दें कि उपनल कर्मचारी के नियमितीकरण में आरक्षण का पेच फंसा है। धामी कैबिनेट में स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव जिन पर आज मोहर लगने की संभावना? बिल्कुल, उत्तराखंड सरकार की आज कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया था 1 साल पहले कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर के सरकार कोई फॉर्मूला तय करे और नियमितीकरण की प्रक्रिया को शुरू करे। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया था। उसके बाद फिर मामला हाईकोर्ट में गया है। हाईकोर्ट ने एक बार स्पष्टीकरण मांगा है। उसी के मद्देनजर, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक है, धामी बतौर मुख्यमंत्री के रूप में उपनल कर्मचारियों को ये उम्मीद है कि उनके समस्याओं से संबंधित कोई फॉर्मूला आज कैबिनेट की बैठक में पास होगा। इसी को लेकर के उपनल की ओर से बकायदा ये प्रस्ताव कैबिनेट के सम्मुख रखा जाएगा कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों में 1 साल से नियमितीकरण की मांग को लेकर के जो स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, उसको सरकार किस तरीके से करना चाहती है। इसमें सबसे बड़ा पेच जो है वो आरक्षण को लेकर है। इस पर कैबिनेट को निर्णय लेना है। कैबिनेट इस पर जो निर्णय लेगी वो उपनल कर्मचारियों को भी संतुष्ट करने वाला होगा, और साथ ही साथ हाईकोर्ट को भी जो स्पष्टीकरण के तौर पर सरकार को देना होगा वहां पर भी दिया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से अलग अलग आंशिक संशोधनों को लेकर के कैबिनेट के सम्मुख समय समय पर आते रहते हैं, उसी तरीके से ये प्रस्ताव भी कैबिनेट के सम्मुख लाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के आज की कैबिनेट में काफी महत्वपूर्ण निर्णय होने की उम्मीद है, और कुछ ही देर के बाद जब कैबिनेट की बैठक की ब्रीफिंग होगी तो पब्लिक के सामने और जो सरकारी मुलाजिम है उनके सामने आ जाएगी सरकार ने किन किन मुद्दों पर अहम फैसले लिए हैं। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड में कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा की जगह पार्टी के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन की कमान सौंप दी। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी किए गए पत्र में चकराता से विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बताया जा रहा है कि नए अध्यक्ष से 2027 की चुनाव तैयारियों को रफ्तार मिलेगी। कार्यकर्ताओं में जोश व जश्न का माहौल है।
रूप में हम सब मिलकर ये जो उम्मीद केंद्रीय नेतृत्व ने हम पर जगाई है, इस उम्मीद पर हम खरे उतरेंगे। इस मौके पर मैं प्रदेश की जनता को भी करबद्ध और विनम्र भाव से आह्वान करना चाहता हूं कि ये एक उत्तराखंड की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में एक मौका है और निश्चित रूप में ये अगर जिस प्रकार से सब कुछ ये लग रहा है कि सब ठीक हो रहा है और जिस प्रकार से जनता का सहयोग जनता के बीच जाकर हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड जिन सपनों के साथ ये मांग हुई थी, ये राज्य बना था, वो सपने सबके साकार होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य क्रिकेटर स्नेहा राणा ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने स्नेहा राणा को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार जीत पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे देश और उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि स्नेहा राणा ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और संघर्षशीलता से देश और प्रदेश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। खेल नीति के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, नौकरी और आर्थिक सहायता जैसी सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। में मुख्यमंत्री आवास में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले 16 वर्षीय बालक सचिन कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सचिन कुमार को उनके इस अद्भुत और साहसिक उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि इतनी कम उम्र में एवरेस्ट जैसी विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करना साहस, दृढ़ निश्चय और परिश्रम का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सचिन कुमार ने न केवल अपने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा स्थापित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भूमि वीरता और पराक्रम की भूमि है और प्रदेश के युवा लगातार विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजाजी राष्ट्रीय पार्क में वन आरक्षी परीक्षा 2013 में हुई अनियमितताओं के मामले में फिर से जांच को मंजूरी दी। इस मामले में सेवानिवृत्त अधिकारी एचके सिंह आरोपी हैं। जांच के लिए रंजन कुमार मिश्र, प्रमुख वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखंड को जांच अधिकारी और वैभव कुमार, उपवन संरक्षक चक्राता वन प्रभाग को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की ओर से धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत धन शोधन संबंधित मामलों में आरोपित लोक सेवकों के संबंध में कार्यवाही के क्रम में अखिलेश तिवारी, तत्कालीन उपवन संरक्षक, प्रभागीय वन अधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व लैंसडाउन के खिलाफ अभियोजन स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, वन आरक्षी परीक्षा 2013 की फिर से जांच होगी, सीएम धामी ने इसको मंजूरी दी है, क्या कुछ अपडेट? बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित किए हैं जो जीरो टॉलरेंस के पर काम करती है और यही कारण है कि जो 2013 में आरक्षी वन आरक्षी परीक्षा हुई थी उसमें अनियमितता गई थी। इसके लिए आईएफएस एचके सिंह और डीएफएसओ अखिलेश तिवारी के विरुद्ध, जो दोनों लोग रिटायर हो गए हैं, लेकिन इनके विरुद्ध जांच की स्वीकृति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दी है। क्योंकि बहुत समय से लोगों की मांग थी कि इसमें अनियमितता पाई गई है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्हें जांच की लिए स्वीकृति कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रामगढ़ ब्लॉक के विभिन्न स्थलों का भ्रमण और निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों द्वारा उठाए गए कई महत्वपूर्ण मुद्दों की जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ग्राम सतोली में शिकायत के आधार पर वन पंचायत भूमि पर चल रहे बड़े बजट के होटल प्रोजेक्ट की जांच की गई। कमिश्नर ने निर्माण स्थल पर जेसीबी मशीनें सीज करने और आवश्यक चालान करने के निर्देश दिए। स्वयं निरीक्षण करने का आश्वासन दिया। यहाँ पे 175 बल्कि 176 हेक्टेयर जमीन है जो वन पंचायत के अधीन होनी चाहिए, जो कि मौके पे नहीं मिल रही। तो आज सभी डिपार्टमेंट्स को, जिसमें रेवेन्यू भी हैं, फॉरेस्ट के लोग भी हैं, वन पंचायत हैं, आपसे कहा गया है कि नए सिरे से अपने नक्शों को देखते हुए उसमें पुराने जो फॉरेस्ट पिलर्स हैं उनका मिलान करते हुए वन पंचायत की जो 176 हेक्टेयर जमीन है इसको सबसे पहले अलग करें, ताकि इसमें वन पंचायत की जो एक्टिविटीज हैं वो हम कर सकें और कोई इस पे अनऑथराइज कब्जा किसी प्रकार का ना कर सके। उत्तराखंड के रामनगर में IRV बेल पड़ाव के तहत HIV एड्स जागरूकता नियंत्रण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें IRV के कर्मचारी और अधिकारियों ने सभी संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की और समाज में जन जागरूकता बढ़ाने के उपाय सुझाए। कार्यशाला में सुरक्षित यौन संबंध, एक ही सुई का बार बार प्रयोग न करना, संक्रमित खून से बचाव सहित टीबी के लक्षण और भारत सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान पर भी जानकारी दी गई। उत्तराखंड के चमोली में सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार बाइक सवारों ने सड़क किनारे खड़े एक वाहन में जोरदार टक्कर मारी। जानकारी के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। वहीं सागर की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर किया, जिसे जिला प्रशासन की ओर से हेली एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया। नैनीताल के ऊंचा पुल क्षेत्र में रिपोर्टिंग के दौरान रिपोर्टर दीपक अधिकारी पर कुछ अराजक तत्वों ने हमला किया। इस दौरान पत्रकार को गंभीर चोटें आईं। उन्हें इलाज के लिए कृष्णा हॉस्पिटल हल्द्वानी में भर्ती करवाया गया है। दीपक अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने अजीत चौहान और अनिल चौहान के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की नीयत से हमला करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। SSP नैनीताल के निर्देश पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये लिखा गया है कि उनके द्वारा उनके साथ 2 लोगों ने मारपीट की और जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया और उसमें उन्होंने हथियारों का भी प्रयोग किया। साथ में उनके जो साथी पत्रकार हैं उस पर भी उन्होंने हमला किया। इसी प्रकार से उन्हीं दोनों आरोपियों ने एक अन्य पत्रकार से भी दिनांक 7 नवंबर 2025 को इसी प्रकार मारपीट और गाली गलौज की घटना की थी। उसका जिक्र भी इस तहरीर में है। क्योंकि प्रकरण काफ़ी गंभीर था और हमारा जो चौथा स्तंभ है पत्रकारों पे हमले से संबंधित था, तो इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल इसमें संज्ञान लिया गया और इसमें तहरीर प्राप्त होने पर हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया। और देहरादून के पछवादून क्षेत्र में जमकर यातायात और खनन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा उल्लंघन उप खनिज सामग्री ढुलान में लगे वाहनों द्वारा किया जा रहा है, जिस पर संबंधित विभाग आंखें मूंदे तमाशा देख रहा है। विकासनगर तहसील क्षेत्र के डकरानी, जस्सोवाला
और केचीवाला क्षेत्रों में संचालित खनन पट्टों और क्रेशर प्लांटों पर उपखनिज सामग्री ढोने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों पर खुलेआम नियम तोड़ रहे हैं, जो आम लोगों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं। अभी जो ओवरलोडेड वाहन की जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इस पे हमारे द्वारा एक जॉइंट टीम का गठन किया गया है, जिसमें ARTO, पुलिस और खनन विभाग की टीम रहेगी और राजस्व की टीम। एक संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा और बीच में जो एजेंसीज हैं जैसे RTO हैं और पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इस तरीके की अगर वाहन संचालित हो रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए, बिल्कुल अगर बिना नंबर और बिना कागजों के अगर कोई भी वाहन चल रहा है तो वो तो गलत है ही। और हम लगातार एनफोर्समेंट की कार्रवाई इनके ऊपर कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 2 ट्रैक्टर अभी हम बंद करने को ले जा रहे हैं ऑफिस में, इनका जिन टैक्स 1 साल से टैक्स नहीं था। तो हमारा तो मेन उद्देश्य और मेन काम ही यही है। हमारा काम है कि इस प्रकार के अगर कोई भी वाहन संचालित हो रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष भगवान बद्री विशाल जी के धाम में हर दिन तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। बता दें, भगवान बद्री विशाल के धाम में हर दिन 8,000 से लेकर 10,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 16,14,692 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल धाम के दर्शन कर चुके हैं। लगातार तीर्थ यात्रा की संख्या में वृद्धि होने से स्थानीय लोगों से लेकर होटल व्यवसायियों में खुशी की लहर बनी हुई है। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड के बावजूद सुहाने मौसम के कारण यहाँ पर हजारों यात्री प्रतिदिन आजकल बद्री विशाल जी के दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी सुहावना है। और 3 धाम बंद होने के बाद भी बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है और यात्रियों का उत्साह पहले की तरह बदस्तूर जारी है। और यहाँ पर इससे पर्यटकों के और तीर्थयात्रियों की आमद बढ़ने से स्थानीय व्यवसायी और दुकानदारों में भी काफ़ी उत्साह का माहौल है। तो पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष भगवान बद्री विशाल जी के धाम में हर दिन तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। बता दें कि भगवान बद्री विशाल के धाम में हर दिन 8,000 से लेकर 10,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 16,14,692 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि होने से स्थानीय लोगों से लेकर होटल व्यवसायियों में भी खुशी की लहर बनी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, लगातार बद्री विशाल के धाम में तीर्थयात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 16 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। अभी किस तरह का माहौल वहां पर, श्रद्धालुओं की किस तरह की रौनक बनी हुई है? जी, निश्चित तौर पर श्वेता, अगर बात करें धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम की, तो यहाँ
पिछले साल से अधिक तीर्थयात्री इस वक्त देखे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में इस वक्त हजारों की तादाद में देश के हर कोने कोने से पहुंचे हुए श्रद्धालु मौजूद हैं। वहीं बात करें बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम में लगातार ठंड ने भी अब दस्तक देना शुरू कर दिया है। हालांकि धाम के कपाट बंद होने के साथ साथ समय भी अब निश्चित तौर पर वहां पर देखने को मिल रहा है, निकट आ चुका है। तो वही बात करें सीधी बात बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर के, तो बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा है वो इस वर्ष 16 लाख से अधिक जो तीर्थयात्री इस वक्त धाम के दर्शन कर चुके हैं। तो लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या में इस वर्ष बढ़ोतरी होती हुई देखी जा रही है। तो वहीं स्थानीय लोगों में भी इस वक्त काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। तो होटल कारोबारियों से लेकर के तमाम जो व्यवसायी हैं वहां पर, उनमें भी काफी खुशी की लहर इस वक्त बनी हुई है। जी श्वेता। जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।